दोस्तों नमस्कार। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बेहद खूबसूरत नज्म है ये, सुदर्शन फाकीर की नज्म है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में आपने सुना भी होगा। लेकिन जरा कल्पना शुरू कीजिए, सावन का महीना चल रहा है, बारिश भी समूचे देश में हो रही है, लेकिन बच्चे क्या उस सावन के महीने को और बारिश के पानी को और कागज की किश्ती को महसूस कर पा रहे होंगे? क्या भारत वाकई डिजिटल हो गया है? क्या भारत में एजुकेशन पूरे तरीके से ऑनलाइन हो चला है? या फिर हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इससे पहले एजुकेशन का बनाया ही नहीं, तो कोविड के काल में संकट जब घरों में कैद रहने का आ गया तो स्कूलों की चौखट पर जाने के लिए बच्चे चाहे तरसते रहे। लेकिन अब तो 17 महीने बीत चुके हैं। 17 महीने यानी 68 हफ्ते, यानी 1 बरस 5 महीने। और इतने लंबे वक्त तक जरा कल्पना कीजिए, इस देश में कितनी बड़ी तादाद में बच्चे घरों में ही कैद रहे और अभी भी हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि किसी भी मुश्किल वक्त में प्रोटोकॉल के तहत ही बच्चों का विकास कैसे किसी देश में होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास बजट नहीं है, इसके लिए हमारे पास कोई विजन भी नहीं है और शायद हमारी जरूरत भी नहीं है। 17 महीने किसी बच्चे की जिंदगी में, और वह भी ऐसे मौके पर जब वह अपने दोस्तों से मिलता हो, देखता समझता हो वातावरण को, तितलियों को देखता हो, भंवरों को महसूस करता हो, घास पे खेलता हो, आसमान में बादलों को मंडराते हुए भी देखता हो और बारिश को भी देखता हो। हमें लगता है कि आज आपको शुरू में एक गीत सुनाते हैं। जब भारत में सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ, 1 दशक से ज्यादा का वक्त उसमें हो चुका है, तकरीबन 2 दशक हो गए हैं जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ। उस समय एक विज्ञापन जारी किया गया भारत सरकार की तरफ से, और बच्चों का उल्लास, बच्चों का उत्साह, बच्चों की जिंदगी जीने के तरीके को उसमें पिरोया गया। स्कूल चले हम। वाकई गीत बड़ा शानदार है और शायद उसमें बच्चों की जिंदगी जिस उम्मीद, आस, उत्साह, उल्लास के साथ आसमान तले स्कूल जाने के लिए मचलती है, वो शायद आज के वक्त में बच्चों के भीतर वैसा उत्साह है या नहीं है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल तो भारत ही है। यूरोप के कई देश भारत में समा जाएं, इतनी बड़ी तादाद में यहां के बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन सब चीजों पर ब्रेक लग चुकी है। हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप नहीं किया, इस बात का जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि आज बहुत सारी बातों को जानने की जरूरत है। पहले तो यह समझिए कि इस देश के भीतर में 25 करोड़ बच्चे इस देश में स्कूल जाते हैं। 25 करोड़ बच्चों की तादाद कोई छोटी मोटी नहीं होती है, लेकिन इस दौर में स्कूल जा नहीं सकते हैं क्योंकि कोविड महामारी का डर है। और बार बार यह सवाल भारत के भीतर नहीं, दुनिया के कई देशों में भी गूंजा कि आखिर बच्चों को जब टीके लग जाएं उसके बाद ही स्कूल के दरवाजे खोले जाएं, वहां पर बच्चे जा सकें। लेकिन भारत जैसे देश में यहां पर विधानसभा भी सजती है, संसद भी सजती है, सिनेमा हॉल में लोग जाकर सिनेमा भी देख सकते हैं, जिम भी खुला हुआ है। इस देश के भीतर में अलग अलग उत्साह उल्लास, चाहे वो धर्म की हो चाहे सियासत की हो, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन स्कूल कैसे खुले हमने नहीं सोचा। स्कूल कब खुले इसको लेकर सवाल कुछ जरूर गूंजते रहते हैं, लेकिन 25 करोड़ बच्चे इस देश के भीतर में, और इन 25 करोड़ बच्चों के लिए तकरीबन 25 लाख से ज्यादा स्कूल इस देश के भीतर में। उन स्कूलों को लेकर एक अनूठा सच यह है कि इस देश के भीतर में जो गरीब बच्चे होते हैं, गांव में रहते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने मिड डे मील की व्यवस्था भी की। यानी वो बच्चे मजदूर ना बन जाएं, कम से कम पढ़ाई तो कर ले 8वीं तक। और उनकी तादाद भी इस देश के भीतर में तकरीबन 13-14 करोड़ है। लेकिन जरा कल्पना शुरू कीजिए कि 2020 की फरवरी के बाद से 2021 के जुलाई में आकर हम खड़े हैं। इस दौर में स्कूल बंद रहे और मिड डे मील जिन बच्चों को मिलता था उसमें से 1 करोड़ बच्चे उस उम्र को पार कर गए, उस क्लास को पार कर गए जहां अब उन्हें मिड डे मील नहीं मिलेगा।
8वीं में पढ़ने वाला बच्चा अब 8वीं पास कर चुका है या उसकी उम्र उससे ज्यादा हो चली है, उसने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन इस दौर में मिड डे मील भी हम समूचे देश के सारे स्कूलों तक पहुंचा नहीं पाए। और जब मिड डे मील नहीं था यानी भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो स्कूल की जरूरत कैसे महसूस होती, और स्कूल की जरूरत पर ही जब ताला लग गया तो फिर मिड डे मील कहां से होगा। इस देश के भीतर का एजुकेशन को लेकर बजट की सोच हो, इस देश के भीतर में बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में जाते हो या सरकारी स्कूल में जाते हो, उसको लेकर जो भी सोच है वह सारी सोच कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक न्यूनतम बजट पर टिकी हुई है। और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो पूरे तरीके से फीस पर टिके हुए हैं। फीस बच्चों के आएंगे तो स्कूल चलेगा, और वह फीस धीरे धीरे महानगरों की दिशा में बढ़ते हुए ज्यादा होते चले जाते हैं। और इस दौर में भी बच्चों के अभिभावकों से फीस वसूली गई है। फीस ना हो तो स्कूल बंद हो जाएंगे, ताले लग जाएंगे। लेकिन मां बाप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं। और एक अध्ययन यह भी बताता है कि जब आप ऑनलाइन की व्यवस्था कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और देश की राजधानी के भीतर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच भी आंकड़े जब निकल कर आए तो वो चौंकाने वाले रहे। शुरू में यानी 2020 में लगभग 55% बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की ने तो खुदकुशी कर ली, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी और यहां से निकली थी, एलएसआर में पढ़ती थी। वह शानदार कॉलेज है, इतनी नंबर लाने के बाद उसका एडमिशन हुआ था। लेकिन जरा कल्पना शुरू कीजिए, उसके पास लैपटॉप नहीं था, वो पढ़ाई नहीं कर पाई। उसी पढ़ाई ना कर पाने के दर तले उसने खुदकुशी भी कर ली। लेकिन आज हम जिक्र आपसे बच्चों का करना चाहते हैं, और जब 25 करोड़ बच्चों का हम जिक्र कर रहे हैं तो उसके ठीक समानांतर एक बात और समझिए। इस महामारी के दौर में दुनिया भर में तकरीबन 15 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया। किसी ने माता को खोया, किसी ने पिता को खोया, किसी ने माता पिता दोनों को खोया। कुछ ऐसे बच्चे भी जो दादा दादी नाना नानी के यहां रहकर पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि उनके मां बाप नहीं थे, उनको भी इसमें जोड़ा गया और बताया गया कि 15 लाख दुनिया भर में, और उसमें से सबसे ज्यादा भारत में ही 1,19,000 बच्चों ने अपने अभिभावकों को इसी दौर में खोया है। क्या हमारे पास उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हम ये सोच भी सकते हैं, जिस बात का ऐलान किया गया कि उनसे फीस नहीं ली जाएगी, उनको कुछ रियायत दी जाएगी, क्या उन बच्चों तक हम पहुंच पाए हैं? नहीं पहुंच पाए हैं। राज्यों में अध्ययन किया जाए, राज्यों की सरकारों से डाटा मंगवाया जाए, पूछा जाए, उन बच्चों तक पहुंचने की कोई कोशिश की जा रही है? क्या पार्लियामेंट के भीतर यह सवाल उठ पाया? वो पार्लियामेंट जो इस दौर में भी सज रही है, हंगामा शोर हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष अपनी बात को कह तो रहा है, लेकिन क्या वाकई बच्चे हमारी प्राथमिकता में आते नहीं हैं? यह सवाल इसलिए भी कहीं ज्यादा बड़ा हो चला है क्योंकि बच्चे आने वाले वक्त में किसी भी देश का भविष्य भी होते हैं और उन्हीं के विजन से देश चलता भी है। लेकिन इस दौर में जो भी उन पर सिवाय सिर्फ शैक्षणिक नुकसान का नहीं है, चौमुखी विकास का है, उस मानसिक परिस्थितियों का है जिसमें बच्चे का विकास होता है। ब्रिटेन में बहुत सोचा गया इस पे, और उसके बाद छोटे बच्चों का स्कूल सबसे पहले खोला गया। अमेरिका में सबसे पहले खोला गया। यूरोप में छोटे बच्चों का स्कूल सबसे पहले खोला गया। ये अलग बात है, वहां पर प्रोटोकॉल मेंटेन करने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था और सरकार के पास एक बजट भी था जिसके जरिए बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खुले, बच्चे आपस में मिले, उनका विकास हो, वो भाषाओं को सीख सकें, वह समाज की संवेदनाओं को जान सके, वो शायद अमीरी और गरीबी की परिस्थितियों को भी जान सके, एक संवाद बने आपस में। यह बच्चों के विकास के लिए जरूरी होता है। लेकिन इस देश के भीतर में बच्चे प्राथमिकता में नहीं आते हैं। और जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है बार बार इस देश में जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर एक वक्त 25% बच्चों को भी एक प्रोटोकॉल के तहत बुलाया जाए, 100 बच्चों को एक साथ ना बुलाकर हर क्लास में 25 बच्चे ही अगर आप एवरेज ले लीजिए तो प्रोटोकॉल तो इस बात की इजाजत देता है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि हमने ऑनलाइन की जो व्यवस्था की, क्या समूचे देश में 25% बच्चे भी उस डिजिटल इंडिया को जी पा रहे हैं, उस इंटरनेट को जी पा रहे हैं, उस मोबाइल और लैपटॉप को जी पा रहे हैं? नहीं जी पा रहे हैं।
जो हमने आपसे जिक्र किया, 25 करोड़ बच्चे इस देश में स्कूल में जाते हैं। और जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था तो मानकर चला था गया था कि इस देश में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो घर में बैठेगा, हर बच्चा स्कूल जाएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी त्रासदी हमारी बच्चों को लेकर ही है। उनको लेकर कोई दृष्टि क्यों नहीं जाती है? क्योंकि दुनिया के भीतर से पहले जब भारत में झांकेंगे तो वाकई यूरोप के कई देश उसमें समा जाएंगे। जब हम इस बात का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो दस्तावेजों में देखिए, भारत के दस्तावेजों में जिक्र है कि 23 करोड़ 98 लाख बच्चे 2020 में इनरोल्ड हैं, जो कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में ऑनलाइन की पढ़ाई ले रहे हैं। ऑनलाइन उनके लिए उपलब्ध है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब आप इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल इन सब को जोड़िएगा तो आपके जहन में एक सवाल सबसे बड़ा होगा, क्या वाकई 23 करोड़ 98 लाख बच्चे, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले 12 करोड़ 84 लाख बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में जाने वाले 8 करोड़ 39 लाख बच्चे हैं, और 2 करोड़ 75 लाख सरकारी एडेड स्कूल जो है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय भी आता है, नवोदय विद्यालय भी आता है, ये सारे बच्चे जो अलग अलग जो एडेड स्कूल है, सरकारी एडेड, उसमें जो जाते हैं, सबको मिलाइएगा तो इतनी बड़ी तादाद में। लेकिन इन जगहों पर बच्चों के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था आपने ऐलान कर दिया, लेकिन वह बच्चे क्या वाकई उससे जुड़ भी पा रहे हैं? और अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं और उनकी संख्या उस प्रोटोकॉल के मात्रा भी कम है, जो प्रोटोकॉल अगर आप स्कूलों में भी लागू कर देते तो भी वहां पर 10% ही से शुरुआत होती, लेकिन उस दिशा में सोचना तो चाहिए था, नहीं सोचा गया। सरकार कहती है कि हमारे पास 14,94,052 स्कूल हैं, यानी तकरीबन 15 लाख स्कूल है, और उसमें वह स्कूल जो शिशु मंदिर टाइप चलते हैं, अगर उनको जोड़ दीजिएगा और उस तरह के पूरे देश भर में जोड़िएगा तो तकरीबन 25 लाख स्कूल हैं। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह आता है कि इस देश के भीतर में स्कूलों की तादाद जिस संख्या में मौजूद है, उसके ठीक समानांतर इस देश का, हमको लगता है एक क्षण के लिए बजट भी देख लीजिए, उसके बाद हम उन परिस्थिति पर आ पाएंगे कितना बड़ा असर इस देश के भीतर में बच्चों पर पड़ रहा होगा। और एक स्कूल जब खुले हुए थे तो एक साइकिल थी, एक जो चल रही थी, घूम रही थी, लगातार बच्चे स्कूल जाते थे, सुबह निकलते थे, जाते थे, फिर घर लौटते थे, एक उनका जुड़ाव था समाज के साथ। लेकिन इस दौर में तो बिल्कुल नहीं है। और जब इस दौर में नहीं है और जिस दौर में था, हमें लगता है उस दौर के बजट को लेकर अगर 2021-20 के बजट को अगर हम देखना शुरू करें तो हो सकता है आप हैरत में आ जाएंगे, ये कैसे संभव है। और इसके ठीक समानांतर यह भी जरा सोचिएगा, भारत से कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर पढ़ने चले जाते हैं, ये बड़े बच्चे हैं। और कोविड काल में भी, यानी जिस दौर में दुनिया भर में बच्चों की आवाजाही रुकी हुई थी एजुकेशन को लेकर, उस समय भी भारत ही एकमात्र देश है जहां के सबसे ज्यादा बच्चों ने विदेशी यूनिवर्सिटीज में इनरोल किया और ऑनलाइन ही पढ़ाई शायद शुरू कर दी हो दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में। और भारत इन जनरल भी चीन के बाद पहला नंबर आता है, जहां पर सबसे बड़ी तादाद में भारत के बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, राज्य दर राज्य चले जाते हैं, लेकिन किसी की प्राथमिकता क्यों नहीं होती है। अब जब इस बात का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है कि एक चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। भारत में स्कूल को लेकर इस बरस जो बजट बनाया गया वो सिर्फ 31,000 करोड़ का है, एजुकेशन का, स्कूलों का बजट, हायर एजुकेशन का नहीं, स्कूलों का बजट। इसमें से 11,500 करोड़ सीधे सीधे माइनस कर दीजिए मिड डे मील के लिए, यानी कुल मिला के 20,000 करोड़ में समूचा हमारा स्कूली एजुकेशन, जिसमें 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए व्यवस्था है। कुछ राज्यों का बजट भी जुड़ेगा उसमें, लेकिन हम केंद्र सरकार के तौर पर आपसे बात कर रहे हैं। और उसमें जब केंद्र सरकार के बजट को आप देखना शुरू कीजिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा कि जो टीचिंग लर्निंग रिजल्ट ऑफ स्टेट्स को सुधारने के ऊपर 485 करोड़ रुपए खर्च किए गए, मेरिट स्कॉलरशिप के लिए हमारे पास 350 करोड़ है पूरे साल का, और केंद्रीय विद्यालय के लिए 6,800 करोड़ है, नवोदय विद्यालय के लिए 3,800 करोड़ है, एनसीईआरटी के लिए 500 करोड़ है। जो लड़कियों को सेकेंडरी एजुकेशन दिलाई जाए, इसके लिए भारत सरकार का बजट सिर्फ 1 करोड़ का है। जो शिक्षकों को अवार्ड दिए जाते हैं जो कि बेहतरीन पढ़ाते हैं, उनके लिए हमारे पास सिर्फ 1.5 करोड़ का बजट है। जो डिजिटल बोर्ड बनाना है, जो ऑपरेशनल में लेकर आना है, उसके लिए हमारे पास सिर्फ बजट 1 करोड़ रुपए का है। और प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम
जो डेवलप होगा उसके लिए 10 करोड़ का है। अब यहां पर आप दूसरी स्थिति देखिए कि हम लोग क्या ध्यान देते हैं, हमारी राजनीति कैसे प्रभावित कर देती है बच्चों को। इस देश के भीतर में जो नेशनल लिटरेसी मिशन है, जो हम शिक्षा अभियान आपसे कर रहे थे जिक्र, और जिसका गीत आपने शुरू में सुना, आपको जानकर हैरत होगी उसके ऊपर एक भी पैसा इस बजट में नहीं है, शून्य है। इस देश में जो मदरसे और अल्पसंख्यकों के नाम पर जो चलता है उसके लिए बजट हमारा शून्य है। उसका नाम दिया गया है अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशन स्कीम फॉर मदरसा एंड माइनॉरिटीज। जीरो, एक भी पैसा उसके लिए बजट में नहीं है। जो लैंग्वेज टीचर्स की अपॉइंटमेंट है, यह कहा जाता है कि भाषाओं को सीखना चाहिए, तो लैंग्वेज टीचर की अपॉइंटमेंट के लिए और उनके लिए जो पैसा खर्च होगा उसमें भी हमारा बजट है जीरो, शून्य है। हमारी प्राथमिकता क्या है और हम जिस प्राथमिकता को अपनाना चाहते हैं उसमें बच्चे क्या वाकई फिट होते हैं या नहीं होते हैं। आपको जानकर हैरत होगी, इस देश के भीतर में जिसने भी ग्रेजुएशन किया मौजूदा वक्त में उसके पास काम नहीं है, जिसने पीजी किया उसके पास भी काम नहीं है, जिसने डिप्लोमा किया, डिग्री ली, उसके पास भी काम नहीं है। इस देश में बेरोजगारी है, यानी काम नहीं होना एक तरफ। और जब हम मिड डे मील का आपसे जिक्र कर रहे थे, जिसके दायरे में इस देश के तकरीबन 14 करोड़ बच्चे आते हैं, उसमें से 1 करोड़ बच्चे एक झटके में इस कोविड काल में जब उसके दायरे से बाहर निकल गए तो उन्हें पता ही नहीं चला, सिवाय इसके कि उनकी मिड डे मील बंद हो गया। इसके अलावा उनकी जिंदगी पर दूसरा कोई असर नहीं, क्योंकि एजुकेशन और बच्चों का जिंदगी हमारी प्राथमिकता में नहीं आता है। इस देश के भीतर में सरकार का डाटा बताता है, जो बड़ा हैरत अंगेज है, जो ग्रेजुएट हैं उनमें बेरोजगारी दर 17.2% है। जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो 14.2% है बेरोजगारी दर। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है उनकी बेरोजगारी दर लगभग 13% है, 12.9%। और सबसे कम बेरोजगारी दर 8वीं और 10वीं पास किए बच्चों के साथ है, क्योंकि वह अनस्किल्ड लेबर के तौर पर उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम मिल जाता है और सरकार मान लेती है कि उनको हमने रोजगार दे दिया। यह इस देश के एजुकेशन का प्रोसेस है कि 8वीं और 10वीं तक पढ़े बच्चों को अनस्किल्ड मजदूरी के तौर पर काम मिल जाता है। अब आप यहां पर सोचना शुरू कीजिए कि सबसे ज्यादा जो ग्रेजुएट बच्चे हैं और जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स लिए हुए हैं, सबसे बुरी हालत बिहार की है। बिहार में 20% है बेरोजगारी दर ग्रेजुएट बच्चों का, और लगभग 85% है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए बच्चे का। दूसरे नंबर पर दिल्ली आती है। दिल्ली में लगभग 13.5% है ग्रेजुएशन किए हुए, जो पीजी किए हुए हैं उनके पास रोजगार नहीं, वह लगभग 16% है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वाला लगभग 14% है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी तादाद में वहां पर स्कूलों की संख्या है, इतनी बड़ी तादाद में स्कूल, इतनी बड़ी तादाद में वहां पर बच्चे कि उनको जब जोड़ना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि उत्तर प्रदेश के भीतर में तकरीबन सारे स्कूलों को अगर आप मिला दीजिएगा तो वह 4 करोड़ 20 लाख स्कूल, वहां पर 4 करोड़ 20 लाख बच्चे आते हैं, जिसके दायरे में जो स्कूलों की संख्या है वह तकरीबन 20 लाख है। इतनी बड़ी तादाद में स्कूल बंद हैं, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। 4 करोड़ 20 लाख बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश में, हम तो पूरे देश का 25 करोड़ बता रहे थे। लेकिन बहरहाल अब यहां पर देखिए, जिन बातों का हम आपसे जिक्र खास तौर पर करना चाहते हैं, इस देश के भीतर में एजुकेशन आपकी प्राथमिकता में नहीं है। छोटे बच्चों का जो स्थिति, विकास तो आपने इस दौर में रोक दिया, क्योंकि आप समझ नहीं पाए कि स्कूल को कैसे खोलें, उसके प्रोटोकॉल क्या होने चाहिए, उन नियम कायदों को आपने देखा नहीं। अब आप सोचिए कि भारत में जो विदेशों से पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, इस बार सरकार अपनी पीठ ठोक रही है कि 50,000 बच्चे आ गए, जो मैक्सिमम है। पूरे मोदी काल में 2014-15 से लेकर 2021 तक लगभग 2,71,000 बच्चे दुनिया के अलग अलग देशों से भारत पढ़ने आए। लेकिन वह कौन से देश हैं? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, युगांडा, ये जो सारे देश हैं, इन देशों से मैक्सिमम बच्चे आए, लगभग 60%, और बाकी छिटपुट दुनिया के दूसरे देशों से बच्चे आए। लेकिन 2015 से 2021 का सरकार कहती है हमारे देश में 2,71,593 बच्चे पढ़ने आए, जिसमें मैक्सिमम इसी बरस है लगभग 50,739 बच्चों ने एनरोलमेंट किया है। लेकिन अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि भारत से जो बाहर चले जाते हैं, इस देश के भीतर में हमने एजुकेशन की कोई व्यवस्था डेवलप नहीं की है, उनकी स्थिति क्या होगी।
सिर्फ कोविड काल में जिस दौर में आवाजाही रुकी हुई थी, उस दौर में भी 2,61,406 बच्चों ने इनरोलमेंट कराया विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए। भारत में उनको लगा यहां पर एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहा है। और अगर आप साल दर साल जोड़ते चले जाइएगा और 2015 से लेकर 2021 तक जोड़िएगा तो तकरीबन 28,19,008 बच्चों ने इनरोलमेंट विदेश में कराया। और इस बरस जुलाई तक का आंकड़ा बता रहा है 2,75,000 बच्चों ने इनरोलमेंट अपना करा लिया है। जनवरी फरवरी में 71,000 की जानकारी आई, उसके बाद जुलाई तक में 2 लाख और बढ़ गए और यह सितंबर तक और बढ़ेगा, दिसंबर तक और बढ़ेगा। अगर आप इससे पहले का जिक्र कीजिएगा तो 2019 में 5,88,000 बच्चे बाहर चले गए थे। मुश्किल ये नहीं है, राज्यों को भी सोचना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे आंध्र प्रदेश से जाते हैं। 3,25,000 बच्चे इस दौर में गए हैं 2015 से 2021 के बीच में। पंजाब के 3,10,000 बच्चे, महाराष्ट्र के 3 लाख बच्चे, गुजरात के 2.5 लाख बच्चे, तमिलनाडु के 2.5 लाख बच्चे, कर्नाटक के 1.5 लाख बच्चे और पूरे देश के लगभग 30 लाख बच्चे इस 2015 के बाद से विदेश में चले गए। सवाल है, इस देश में जीडीपी कैसे बढ़ेगी, इनोवेशंस कैसे होंगे, एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। उसकी सबसे बेहतरीन स्थिति है कि दुनिया भर के टॉप मोस्ट 300 यूनिवर्सिटीज में भी देखिएगा तो भारत के सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी, आईआईएमसी बेंगलोर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती है। और भारत में अपने तौर पर जो इंडिया स्किल रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि जो टॉप सिटी है एजुकेशन की वो हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद से ही सबसे ज्यादा बच्चे छोड़कर चले जाते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में पढ़ाई करने के लिए। बेंगलोर, कर्नाटक भी उसी श्रेणी में आता है, वहां के भी बच्चे चले जाते हैं। पुणे, महाराष्ट्र भी उसी श्रेणी में आता है जिसका हमने आपसे जिक्र किया। जो टॉप मोस्ट स्टेट है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक है, जो एजुकेशन के लिहाज से भारत सरकार बेस्ट मानती है। और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यही 4 राज्य हैं जहां से मैक्सिमम बच्चे विदेश चले जाते हैं। तो आप सोचिए कि हम किस कैटेगरी में आकर खड़े हैं। और जब इन पूरे प्रोसेस को जब आप समझना शुरू करेंगे तो उसमें कई सवाल आपके जहन में आखिर में जरूर आएंगे और ये सवाल आपको बेचैन कर देंगे। बेचैनी इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर में एजुकेशन को लेकर बाहर पढ़ाने के लिए जो माँ बाप कमाते हैं वह मैक्सिमम उसमें ब्लैक मनी का भी हिस्सा होता है। जो लोग घूस लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं या पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, वह भी एक अलग इकोनॉमी है। लेकिन सबसे मुश्किल तत्व क्या है, दुनिया में चाहे अमेरिका का जिक्र कीजिए, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कीजिए, ब्रिटेन का जिक्र कीजिए, जर्मनी का जिक्र कीजिए, कनाडा का भी जिक्र कीजिए, इन जगहों पर लोग मानकर चलते हैं, गवर्नमेंट मानकर चलती है कि एजुकेशन स्किल और एजुकेशन के जरिए इनोवेशंस जो होते हैं वह जीडीपी में लगभग 3% तक इजाफा कर सकते हैं। अमेरिका ने इसको खुले तौर पर आज से नहीं स्वीकारा है, बीते 50 वर्षों से स्वीकारा है कि एजुकेशन का महत्व क्या होना चाहिए। अब जर्मनी ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन हम अपने यहां के बच्चों को दुनिया के दूसरे देशों में बढ़कर उस देश की इकोनॉमी को डेवलप करने की दिशा में ले जाने को तैयार हैं, लेकिन अपने यहां चीजों को डेवलप कर पाने की सोच में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि भारत के भीतर में प्राथमिकता बच्चे आते ही नहीं है, एजुकेशन आता ही नहीं है। यानी सिनेमा घर खुल जाएगा, जिम खुल जाएंगे, स्टेडियम खुल जाएंगे, बाजार खुल जाएंगे, गंगा स्नान करने के लिए जाइएगा वह भी खुल जाएगा, तमाम चीजें खुल जाएंगी। इस देश में पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक हो जाएंगे, विधानसभा खुल जाएगी, लोकसभा खुल जाएगी, संसद खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा। सरकारें बदलेंगी, सरकारें आएंगी, लेकिन इनकी प्राथमिकताओं में स्कूल नहीं है, बच्चे नहीं है। और यह एक ऐसी परिस्थिति को भारत भोग रहा है जिसमें अगर आने वाले वक्त में ये 25 करोड़ बच्चे, अभी तो सिर्फ 17 महीने हुए हैं, जरा कल्पना करके कोई भी इस देश में बता सकता है कि कितने महीने के बाद सारे स्कूल खुल जाएंगे? कोई नहीं बता पाएगा। यह स्थिति इस देश की सबसे त्रासदीदायक है। कभी इसको प्राथमिकता के साथ सोचना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।